सभी जिज्ञासु श्रोताओं का एक बार पुनः अभिनंदन एवं स्वागत। ये भाषा संस्थान की तीसरी प्रस्तुति है, जिसके अंतर्गत हम आपसे विमर्श करने जा रहे हैं वर्णच्छेद एवं आधिकारिक वर्णक्रम। अब इसकी उपयोगिता कहाँ है, इसे आप देखेंगे तो वास्तव में जब जब आप शुद्ध हिंदी लिखना चाहेंगे, देखिए होता क्या है, ये समाज ऐसा है, हमारा दुनिया ऐसी है कि मीठा मीठा तो गप और थोड़ी भी कड़वाहट हो ना तो थू थू हो जाती है। ध्यान रखना, आप कितने भी बड़े कुछ भी क्यों ना हो, थोड़ी भी यदि गलती की आपने तो आप सीधे रसातल को चले जाएंगे समाज में। ऐसे ही आप कितने भी जानकार क्यों ना हो, यदि आप थोड़ी भी गलती करते हैं तो आपके मार्क्स, आपके अंक घट के एकदम नीचे चला जाता है। क्योंकि गलतियों से क्या है, परीक्षक आपको कम करके आंकता है, अरे ये तो गलत है, गलतियां करता रहता है। क्योंकि गलतियों, देखो गलतियों के लिए प्रशासन में या कहीं भी गलतियों के लिए कोई स्थान नहीं, चाहे समाज हो या चाहे विज्ञान हो, कहीं भी हो। आप कल्पना करो, यदि कोई पायलट थोड़ी सी गलती कर दे तो कितनों का जान आफत में आ जाएगी, 100 200 500 लोग गए काम से। इसलिए ऐसे ही भाषा में भी यदि आप गलती करते हैं तो उसका जो दिमाग है ना परीक्षक का, जो परीक्षक शुद्ध हिंदी का पक्षपाती है, जो परीक्षक प्रोफेसर है, जो परीक्षक गलतियां ढूंढने बैठा है, जो छिद्रान्वेषी है आपके लिए, उसको यदि आपने नाराज किया छोटी भी गलती करके तो समझो आपका एकदम मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों कि आपसे ज्यादा योग्य बच्चे बैठे हुए हैं जिनको सिलेक्शन लेना है। इसलिए गलतियों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक कहावत है अंग्रेजी में कि टू अर्न इज ह्यूमन, ये बात सच है, लेकिन ये भी एक चीज है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट भी हो सकते हो। आप परफेक्ट तब होगे जब आपके मन में जिज्ञासा होगी, कुतूहल होगा कि नहीं, हमें परफेक्शन लाना है खुद में। और परफेक्शन जो है ना, कोई सड़क छाप अध्यापक आपको परफेक्शन नहीं दिला सकता है। परफेक्शन तपस्वी अध्यापक दिला सकता है। तो उसी तपस्या की कड़ी में हमने आपको ये बात ली है। आप जब लिखते हैं, यदि आप आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें जो इससे पहले वाली हमारी कक्षा में थी, वो आपको पहली बार सही सही पता चल पाई होगी। ऐसे आज वाले भी क्रम में हम बहुत सी नई बात आपको देंगे। आप ध्यान रखिए, हमारा बातें तो बहुत है, जब भाषा की बात आती है ना तो घंटों कुछ भी बोला जा सकता है, किसी की भी व्याख्या की जा सकती है, एक शब्द लेके उसकी अनेक व्याख्याएं की जा सकती हैं। लेकिन हमारा जो जो केंद्रीय विषय है वो है वर्णच्छेद एवं आधिकारिक वर्णक्रम। अब इसको समझने के लिए हमें आज वाले पाठ को अच्छी तरह से देखना होगा। देखिए, वर्णच्छेद का मतलब है, मैं यदि आपसे पूछूं वर्णच्छेद क्या है, तो अक्षरों को अलग अलग करने को कहते हैं वर्णच्छेद। ये है इसकी परिभाषा। अक्षरों को अलग अलग करने से हम वर्णच्छेद को जानते हैं। अच्छा, यदि हम संयुक्त अक्षरों को नहीं जानते हैं, यदि हम अन्य बातों को नहीं जानते हैं, तो आप ध्यान रखिए आपका वर्णच्छेद गड़बड़ हो जाएगा। उदाहरण के लिए मैं भी प्रस्तुत करूंगा चीजों को। अच्छा, दूसरा जो हमारा आधिकारिक शीर्षक है वो शीर्षक है आधिकारिक वर्णक्रम। आधिकारिक वर्णक्रम जब आप जानते हैं तब आप बता सकते हैं कि शब्दकोश में कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। शब्दकोश क्या, आप भी कुछ लिख रहे हैं, वर्णक्रम से यदि आपको कोई वस्तु लिखनी है तो कैसे लिखोगे, कैसे बताओगे कौन सा अक्षर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। आप शब्दकोश लिखने देखने बैठेंगे, यदि आप वर्णक्रम सही नहीं जानते हैं तो अंग्रेजी का तो अच्छा खासा अभ्यास होता है लोगों को, लेकिन हिंदी वर्णक्रम का बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभ्यास नहीं होता। वो ठीक से शब्दकोश देखना नहीं जानते हैं, और इससे संबद्ध अनेक प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, एक छोटी सी बात की वजह से आप अनावश्यक कुछ प्रश्नों से वंचित रह जाते हैं,
और आपको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ता है। अब वो दिन गए जब ये कहा जाता था कि सॉरी मेरी हिंदी कमजोर है। तो बात ऐसी है, यदि आपकी हिंदी कमजोर है ना तो घर बैठिए। आपकी हिंदी कमजोर है तो आपको नंबर कम मिलेंगे, बहुत स्पष्ट बात है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते। ये एक 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 परंपरा और ये एक तरह से एक परिपाटी चल पड़ी थी, सॉरी मेरी हिंदी कमजोर है। तो मेरी हिंदी कमजोर है कह के आप ये कहना चाहते हैं कि मेरी माँ कमजोर है, सॉरी मेरी माँ अच्छी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपकी मजबूरी थी कि आपने किसी खास माध्यम में पढ़ा। तो भाषा को मातृभाषा कहा जाता है, भाषा को, कल्चर को, है ना, अपनी भाषा को माँ के समान दर्जा देने का प्रचलन सब जगह है। आप देखेंगे रसिया में कानूनी प्रोविजन है, आपके फ्रांस में बिल्कुल वैधानिक बाध्यता है। यदि आपने फ्रेंच शब्दों के वाक्यों के बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया तो आपके लिए दंड का प्रावधान है। यदि आपने रशियन बोलते समय, तो आधिकारिक रूप से रशियन लिखते समय यदि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं तो आपके लिए दंड का प्रावधान है। क्यों? क्योंकि होना ही चाहिए, क्योंकि सब आप मिक्स कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हिंदी को कमजोर थोड़ी है, रशियन कोई कमजोर थोड़ी है, बंगाली भाषा कोई कमजोर थोड़ी है, या तेलुगु भाषा कमजोर थोड़ी है, तमिल कमजोर थोड़ी है। सबकी अपनी अपनी पद्धति है, अपनी अपनी, क्योंकि सारी भाषाएं, विश्व की सारी भाषाएं हजारों वर्षों का इतिहास लेके अपने को विकसित की हुई है। और ये जो भाषाएं इसीलिए मानवता की धरोहर हैं, आपको ध्यान रखना होगा। और हिंदी भी उन्हीं में से एक है। इसलिए ये जो अपराध बोध है ना, हिंदी कमजोर है या इस तरह की चीज, वो नहीं होनी चाहिए। सब भाषाएं मानवता की धरोहर है। सब भाषाओं की अपनी शुद्धता है, अपनी परिपाटी, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति है। भाषाओं से पता है आपकी संस्कृति झलकती है। और संस्कृति 10, 20, 50 दिनों में नहीं बनती है। संस्कृति को बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। तो भाषा जो है संस्कृति का हिस्सा है। आदमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन संस्कृति का अपक्षय बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिसका सांस्कृतिक बोध उच्च होता है वो विश्व पर शासन करता है। जिसका सांस्कृतिक समझ स्वाभिमान से भरी होती है वो व्यक्ति विश्व को रास्ता दिखाता है। हम तो भारतीय संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। हमारी भारतीय संस्कृति कितनी मानवतावादी संस्कृति है। और ये हमारी मानवता पर जो संस्कृति है, इसको प्रदर्शित करती हमारी भाषा। आइए इस मानवता से परिपूर्ण भाषा की विशेषता को देखते हैं और समझते हैं कि क्या है। आप कहेंगे कि मैं हिंदी भाषी हूं इसलिए हिंदी की प्रशंसा कर रहा हूं, भारत की प्रशंसा कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने पूरे विश्व की यात्रा की हुई है, मैंने सारा देखा हुआ है, मैंने विश्व की बहुत सारी भाषाओं को पढ़ा हुआ है। मैंने देख लिया है कि वास्तव में जो गहराई, जो चीज़, अब आप देखो हमारी संस्कृति में, मैं कभी एक प्रबुद्ध कक्षा लेके और उपस्थित होऊंगा, फिलहाल भाषा पे ही हम हैं। तो देखिए आधिकारिक वर्णक्रम के रूप में हम इसको लेने जा रहे हैं। ये कैसे आपके पाठ्यक्रम में उपयोगी है, कैसे आपके 4-5 नंबर आपको आगे बढ़ाएगी ये चीज, उसको अपन सबसे पहले देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लेते हैं वर्णच्छेद। मैं उदाहरण के लिए मैं वर्णच्छेद ले रहा हूं यहां पे। जैसे हमने लिया सहस्र वर्तमा, हमने लिया कास कृष्ण, हमने लिया राष्ट्रीय, ये शब्द लिए हमने, ठीक है ना। हम ले रहे हैं अंगीकार,
हम ले रहे हैं अंगना, हम ले रहे हैं अंगूर, और एक शब्द और लेंगे हम इसके बीच में। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, राष्ट्रीय को आगे पीछे कर देता हूँ। देखिए, हम राष्ट्रीय को यहाँ रख लेते हैं और यहाँ रख लेते हैं हम अगम। अब मेरा प्रश्न है, ये भी एक पढ़ाने की पद्धति है। पहले प्रश्न रखना और फिर आपको उद्दीपित करना, आपको प्रदीप्त करना, आपको जिज्ञासा से भर देना, जानने की इच्छा भर देना, इसके बाद फिर समाधान देना। तो जब आप किसी को समुत्सुक कर लेते हो अपनी ओर, फिर उत्तर देते हो, तो वस्तु, तथ्य, सूचना जिज्ञासु को तुरंत याद हो जाती है। तो देखिए, हमने ये रखा है। आप बता सकते हैं शब्दकोश में, चलो हम इनको लेते हैं। शब्दकोश में ये किस तरह से होगा? शब्दकोश में हमारा जो ये प्रश्न है, इसमें कौन सा पहले आएगा? क्या पहले अगम ऐसे कर दें हम, 1 2 3 और 4, क्या इस तरह से आएगा? यानी सबसे पहले अगम आएगा शब्दकोश में, या फिर अंगीकार आएगा, या फिर अंगना शब्द आएगा, या फिर अंगूर आएगा? क्या आएगा आप बता सकते हैं? आप बताइए, सबसे पहले शब्दकोश में क्या मिलेगा? या फिर एक विकल्प तो ये हो गया है ना, इस विकल्प को हम दे रहे हैं क नाम दे रहे हैं इसको। दूसरा विकल्प ले, नहीं साहब, मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो अ आएगा, ये है ना, और फिर इसके बाद ये 2 नंबर पे आएगा, फिर ये 3 नंबर पे आएगा, और ये 4 नंबर पे आएगा। कहीं विकल्प ऐसा तो नहीं है? ख विकल्प के पक्षधर तो आप नहीं है, आपको ही बताना है ना? आपको ही बताना है, जो बैठे हुए हैं साथी यहाँ पे, कि इसमें क्या क्रम होगा। आप सोचिए, बताइए हमें। इसके बाद मैं तीसरा लेता हूं कि क्या ऐसा तो नहीं कि इसको हम 1 नंबर दें अंगीकार को, 2 नंबर दे दें हम इसको, 3 नंबर हम दे दें इसको, और 4 नंबर दें हम अगम को? कहीं ऐसा तो नहीं? गौ विकल्प के पक्षधर तो आप नहीं हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है? आप बताइए किस में हो, आप किसको मानते हो? हाँ, तो आप जिसको उत्तर मानते हो, तो हमारे पास 2 नंबर तो कोई उत्तर है ही नहीं। क है, ख है, ग है, और चौथा ले रहा हूं मैं घ को। तो घ में बताना है आपको कि कौन सा, यानी शब्दकोश में जो वैधानिक मान्यता प्राप्त, जो भारत सरकार से अधिकृत जो शब्दकोश है, या विद्वानों में जो शब्दकोश प्रचलित है, उसमें कौन सा पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? इसे हम कहते हैं शब्दों का, अक्षरों का वर्ण क्रम, आधिकारिक वर्ण क्रम। कौन सा पहले आएगा? अब हम दूसरा लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। इस तरह से हमारे 4 विकल्प हैं। अगम, अंगीकार, अंगना, अंगूर, कौन सा पहले आएगा? ये हमारा प्रश्न है। इस पे विचार चलते रहने दो। अब हम लेते हैं सहस्र वर्तमान को, हम वर्णच्छेद करते हैं। देखिए, इसका विचार चलने दीजिए, चिंतन चलने दीजिए, आप समाधान दीजिए। मैं तब तक सहस्र वर्तमान का हम कुछ वर्णच्छेद कर लेते हैं। स, ह, स, त, र, सहस्त्र। फिर हम लेते हैं स, अ, ह, अ, स, त, र, अ। ये ले लिया हमने। दूसरा हम ले रहे हैं स, अ, ह, अ, स, र, सहस्त्र।
और चौथा लेते हैं स अ ह अ स र त अ। यहां भी मैं क नाम का विकल्प दिया, ख नाम का एक विकल्प दिया, ग नाम का एक विकल्प दिया और घ नाम का एक विकल्प दिया और आपसे पूछा हमने कि बताइए इसका प्रश्न क्या होगा। इसका प्रश्न ये होगा इनके शुद्ध क्रम, इनके शुद्ध वर्णक्रम, शुद्ध वर्णक्रम, ये हमने प्रश्न लिखा यहाँ पे। इनका शुद्ध वर्णक्रम क्या है? मैंने प्रश्न लिखा नहीं है, मैंने बताने का प्रयास किया है कि अगम, अंगीकार, अंगना और अंगूर, ये जो शब्द हमारे पास हैं, इन शब्दों में से कौन सा शब्द, मैं प्रश्न नहीं लिख रहा हूं, वैसे मौखिक बता रहा हूं। मुझे लगता है हमारा ऑडियो विजुअल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है ना, तो इसमें से कौन सा विकल्प आप टिक लगाना चाहोगे? आपके टिक लगाते ही आप लाखों में ऊपर चले जाओगे, लाखों को छोड़कर ऊपर बैठ जाओगे। और यदि आपका गलत लगता है तो जैसा कि आजकल पद्धति है परीक्षाओं की, 10-10 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, तो 10-10 लाख बच्चों में आप उतर के नीचे चले जाओगे यदि एक प्रश्न गलत हुआ तो। इसी तरह से मैंने दूसरा लिया है, तो ऐसी चर्चा इसलिए की मैंने शुरू में, ताकि आपको पता चले कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब तक आप इन मूलभूत बातों को नहीं जानेंगे, आगे शास्त्रीय चर्चा करने का कोई लाभ नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। मैं 2 मिनट का समय दे रहा हूं, फटाफट अति शीघ्रता के साथ आप बताइए कि कौन सा उत्तर, आप बताइए इसमें कौन सा उत्तर है। क ख ग घ, और आप बताओ इसमें कौन सा उत्तर है। तो यहाँ पे ख और यहाँ पे ग। तो इस तरह से हमारा ये सब करना है, देखना है। मैं अपना जो ये जो रहस्य है ना, इसको खत्म करते हैं। देखिए इसका अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपसे, आपको मैं कुछ नहीं बता रहा हूं, आप अपने आप मेरी जैसे जैसे व्याख्या होगी, मैं इस जगह को व्याख्या के रूप में काम में ले लेता हूं। आप अपने आप पता चल जाएगा आपको कि इसमें कौन सा उत्तर सही है। देखिए शब्दकोश में सबसे पहले क्रम ये आता है, पहले अ आता है, अनुस्वार वाला आता है, और फिर इसके बाद चंद्र बिंदु वाला आता है, और इसके बाद बिना चंद्र बिंदु वाला अ आता है। इसका पहला नंबर है, इसका दूसरा नंबर है, इसका तीसरा नंबर है। तो अब आप देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे पहले अंगीकार वाला आएगा 1 नंबर, और सबसे इसके बाद आएगा अंगना वाला 2 नंबर, फिर ये 3 नंबर और ये 4 नंबर। तो देखिए ग का जो नंबर है ना, ग का 4 1 2 3, ये सही है, यानी हमारा उत्तर ग सही है। यहाँ पे ग सही, पहले आपने ख बोला था, तो ये ग जो है ये उसका उत्तर सही है, ठीक है ना। और इसमें यदि हम जाते हैं, इस पे ये बात क्लियर हो गई। अब आपको ध्यान रखना है कि शब्दकोश में सबसे पहले विद्वानों ने अनुस्वार को, इसके बाद चंद्र बिंदु को, इसके बाद बिना किसी चिन्ह वाले को, अ को प्राथमिकता दी है। तो इसका और विस्तार से विवरण की चर्चा यदि हम आगे की क्लास में करेंगे, बताएंगे आपको कि हमारा उत्तर बन गया। तो वर्णक्रम सीखने के लिए आपको हम जो अब पाठ पढ़ाने जा रहे हैं वो हमें आना चाहिए, अन्यथा ऐसी गलतियां होती रहेंगी और आप बार बार गलतियां करते रहेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से चीजों को सीखने की आवश्यकता है। चलिए अब हम इन सबको हटा के, इन सबको हटा देता हूं मैं। अब हम आते हैं किसी एक पॉइंट पे, और वो है ऊपर वाला प्रश्न। देखिए ऊपर वाले प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको हटा देते हैं। मैंने इसका उत्तर दे दिया है, इसका समाधान हो चुका है। अब हम आते हैं इस चीज पे। अब हम आगे किस पे, सहस्त्र पे हम आ गए, ठीक है ना।
हम सहस्त्र पे आते हैं। मैं सहस्त्र को यहां लिख लेता हूं। हाँ, सहस्त्र वर्तमान सही है, कुछ भी नहीं मिटा है, बिल्कुल सही है। क ख ग और ये घ, क ख ग और ये घ, हम इस पे आ गए, ठीक है ना, ये घ। तो इसमें जो उत्तर है ना, इसका मैं इसको सहस्त्र को तोड़ देता हूं मैं, तो सहस्त्र को टूटते आपको पता चल जाएगा कौन सा है। देखिए, पहले स है, फिर अ है, स हो गया, ह में भी वही बात है, ह है, फिर अ है, और फिर स्र जो है ना, फिर स है, फिर र है, और र में अ है, सहस्त्र। स ह स र, सहस्त्र, सहस्त्र हो गया। इसका मतलब इसका जो उत्तर है वो कौन सा है? ग है। यदि आप सावधान नहीं होंगे तो ऐसी गलती हो सकती है, इसलिए हमने वर्ण क्रम, जो बहुत अद्भुत चीज है हिंदी भाषा की, उसको हम लेने जा रहे हैं। अच्छा, हमारी जो आदत है ना, वो अंग्रेजी भाषा में ABCD वगैरह जो लिखा जाता है, वो किसी न किसी से तालमेल नहीं करते वो लोग। वो सारे अक्षर स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं, वो उस भाषा की विशेषता है। लेकिन हिंदी भाषा में बहुत से अक्षर आपस में युति करते हैं, मिलन करते हैं, और मिल के फिर अलग अलग तरह के संयुक्त वर्ण और पूर्ण वर्ण का निर्माण करते हैं। तो हमें इसका विधान पता होना चाहिए। तो इसका उत्तर था ग। यदि आप सही है, अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आपको ये जो वर्णक्रम हम करने जा रहे हैं उसको आपको सीखना है। तो देखिए, अब हम लेते हैं कुछ और प्रश्न ले लेते हैं, फिर अब मैं इसकी व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। इन सबको मैं यहाँ से हटा के और अगले पेज पे हम चलते हैं। ये देखिए, देखिए इसमें होता ये है कि कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे राष्ट्रीय शब्द था, है ना, राष्ट्रीय शब्द लेता हूं मैं, राष्ट्रीय शब्द लेता हूं। इसको हम तोड़ेंगे ना तो हमारा अक्षर इस तरह से बनेगा, र आ, षटकोण का स है, स आधा इसलिए ये हलंत रहेगा, फिर ट हलंत रहेगा, फिर र, फिर बड़ी ई, और य और अ रहेगा। ये हो गया राष्ट्रीय। हमने काश कृष्ण लिया था, तो देखिए काश कृष्ण में क्या करेंगे हम, काश कृष्ण, इसको हम करेंगे क आ श अ। ये बहुत बड़े वैयाकरण थे, काश कृष्ण जो है बहुत बड़े वैयाकरण थे। व्याकरण की परंपरा भारतवर्ष की बहुत पुरानी है। तो भाषा के जो वैयाकरण होते हैं, व्याकरण के जानकार जो होते हैं, उनका नाम है काश। जैसे पाणिनि नाम है, यास्क नाम है, ऐसे ही काश कृष्ण नाम था उनका। तो देखिए काश, काश कृष्ण। अब क में हम क्या करेंगे, र करें, त करें, स करें, न करें, या अ, ऐसा करें, या फिर दूसरा ऐसा कर दें, क आ क री त न अ, ऐसा करें। तो सारी दारमदारी जो है ना वो यहाँ पे है, इस पे है, ये देखिए इस पे है। या फिर ऐसा करें, क आ श अ, फिर क र अ, फिर त स न और अ। अब बताइए इसमें क्या होगा। इन तीनों में से चार हम नहीं ले रहे हैं, हम तीन ही विकल्प ले रहे हैं। आपको बताना है कि ये कौन सा रूप सही है, काशी कृष्ण का अलगाव वाला कौन सा रूप सही है, इसे बताइए। तो ये क है, ख है, ग है,
तो वास्तव में इसका उत्तर क वाला है, ख वाला है ना, ये वाला है। क्योंकि ये जो री है ना, री का ही खेल है सारा। ये जो री है, क के साथ री का मिलन होता है। बाकी त आधा है तो ये आधा रहा, फिर स आधा है, स ये रहा हल वाला, फिर न है, न पूरा है, तो इस तरह से हमने लिख दिया। इस तरह से ये री वाला जो है ना, ये उत्तर सही है। ख का जो उत्तर है वो सही उत्तर है। तो ऐसे हम इन चीज़ों को लेना चाहते हैं, तो हमें सावधान रहना है, इसको हमें इस तरह से जानना है। एक और ले रहा हूं मैं, जिसमें वर्णक्रम का अच्छी समझ आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाएगी। वो हमारा है, वो इस तरह से है, देखिए, ये देखिए। अब जैसे हमारे पास शब्द है शास्त्र, दूसरा लिया हमने शास्त्र, तीसरा लिया हमने शास्त्रु, अगला ले रहे हैं हम स्त्री, तीसरा ले रहे हैं हम श्रीमान। ये लिया हमने। अब हम इसमें यदि चाहें तो क्या ये वाला क्रम सही है? पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये, ऐसा सब ऐसा है क्या? क्या ये पहला क्रम सही है, या फिर ये सही है? 1 2 4 3 5 ये सही है, या फिर ये सही है क्या? 4 3 2 1 5, या फिर ये तो सही नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सही हो, 5 ऊपर हो, ये ग हो गया, और घ में ऐसा ले लेते हैं कि 5 नंबर ऊपर हो, फिर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है, और एक विकल्प हम दे देते हैं अंग वाला, कोई नहीं। चलिए इस पे काम कीजिए और देखिए कि कौन सा सही है। आप भी बताइए इसके बारे में कि कौन सा विकल्प सही है। यानी हमारा प्रश्न इसका ये है, शब्दकोशीय शुद्ध वर्णक्रम, शुद्ध वर्णक्रम इंगित करें शब्दकोश शुद्ध वर्णक्रम इंगित करें। यदि आप इसको समझ जाओगे, जान जाओगे, तो ध्यान रखना आपकी संधि, आपका प्रत्यय, आपका उपसर्ग, इन सब के, और आपका शुद्ध लेखन, इस पर बहुत प्रभाव पड़ने वाला है इस चीज का। इसलिए हमने इस चीज को लिया है, तो हमें आना चाहिए भाई। यदि डिक्शनरी देखना नहीं आवे, आपको शब्दकोश देखना नहीं आ रहा है, कौन सा शब्द पहले है, कौन सा बाद में आएगा, तो आप तो पहली ही स्थिति में कमजोर हैं। तो ऐसा क्यों? जब तक हम वर्ण नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे आगे की यात्रा, क्योंकि प्रत्यय में, संधि में, समास में, इन सब में बहुत सारे आगे पीछे शब्दों को करना पड़ता है, इसलिए जानना बहुत आवश्यक है। तो हमारा कौन सा उत्तर सही होगा वो आपको बताना है। और इसके लिए मैं फिर से उत्तर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इसका वर्णच्छेद जरूर कर देता हूं। देखिए वर्णच्छेद करूंगा मैं। सबसे पहले स आएगा। शास्त्र का मतलब होता है आंसू से युक्त, और शास्त्रु का भी मतलब होता है आंसू से युक्त। शास्त्र और शास्त्र, 1 और 3 दोनों का अर्थ होता है आंसू से युक्त, है ना। और शास्त्र अस्त्र के साथ, स्त्री स्त्री, श्रीमान श्रीमान, ये शब्द आपके सामने है।
मैं सबको एक एक करके खोल देता हूं, अपने आप आपको उत्तर पता चल जाएगा। स, आ, स, र और अ, 4-4, 5-5 अक्षर लेता हूं मैं, आपको पता चलने लग जाएगा। दूसरा ले रहा हूं मैं शास्त्र का, तो स, आ, स, त, र और अ, शास्त्र। तीसरा लेता हूं शास्त्रु का, ये देखिए स, शास्त्रु, स, आ, श, र और उ। चौथा लूंगा स्त्री का, तो स्त्री जो है ये रहा, स, त, र और ई। और पांचवा ले लेता हूं श्रीमान का, 4 ही शब्द लेता हूं, 4 ही अक्षर लेता हूं मैं, श, र, ई, म और आ और फिर न। कौन सा उत्तर है? तो देखिए वर्णमाला में सबसे पहले, अब देखा जाए तो सौ 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 रे, तो सारे 100 आ रहे हैं, सारे 100 आ रहे हैं। और देखा जाए तो य व र यवरल, 4 तो ये हो गए, यवरल यानी कवर्ग कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग के बाद यवरल आ गया। यवरल में से कोई भी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, श, ह, स, ह, इनमें से कौन सा पहले आ रहा है? तो स सबसे पहले आ रहा है, ये श है ना, सबसे पहले आ रहा है, तो हम इसको 1 नंबर देंगे। 1 नंबर से क्या नंबर देने वाले हैं हम इसे नंबर देने जा रहे हैं 1 नंबर। इसको हटा के इसको हमने नंबर दे दिया 1। ये देखिए 1 नंबर ये हो गया। फिर इसके बाद ये तो भाई गजब हो गया, ये तो सब में 100 है। इन सारे 100 को हटा देते हैं, क्योंकि इससे पता नहीं चल पा रहा कौन आगे है कौन पीछे है, सबको हटा दिया। खूब विकल्प है, हमने दिया ना, कोई नहीं, इसमें से कोई विकल्प नहीं है। तो यदि आपका कोई विकल्प फिट नहीं बैठा तो कोई नहीं, अंगा विकल्प होगा, ये है। तो देखिए इसको हमने हटा दिया। अब इसके बाद आ, स, र, अ है। आइए बताओ आप हमें, आ पहले या त पहले, ये बता दो आप हमें, आ पहले या त पहले? वर्णमाला में आ पहले आता है, तो बहुत बाद में आता है, तो तवर्ग में आता है, आ पहले आ जाता है स्वर में, स्वर का नंबर पहले आता है। तो इसका मतलब इन तीनों से पता नहीं चल पा रहा है कौन सा पहले, क्योंकि तीनों आई है, इससे पता नहीं चल पाया, इससे पता नहीं चल पाया, इससे पता नहीं। तो अब तो बहुत बाद की बात है, लेकिन इसमें से कौन सा पहले, इसको हमें देखना पड़ेगा। यहाँ भी 100 देखो, यहाँ पे 300 है, 300 में से ये वाला जो 100 है पहले आता है, इसलिए इसको हम क्या नंबर देंगे? इसको 2 नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे। देखो कितना खास प्रश्न है ये, इससे कैसे बच सकते थे आप बताओ? इसको हम 2 नंबर क्यों दे रहे हैं, आपको बता दिया हमने। बिल्कुल एक एक को विश्लेषण करके चल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। इसको हमने 2 नंबर दिया। अब इसके बाद आपको पता करना, यार यहां तो फिर चक्कर पड़ गया, क्योंकि यहां तो दोनों 100 हैं, तो दोनों 100 को हटा दो। अब देखो र पहले या त पहले? तो स्पष्ट है त पहले आता है, इसलिए इसको हम देंगे 3 नंबर। इसे क्या देंगे हम? इसे हम देंगे 3 नंबर। मैं जगह कर लेता हूं यहाँ पे 3 नंबर के लिए, हम इसे देने जा रहे हैं 3 नंबर। ये देखिए इसको 3 नंबर हो गया। और फिर बाद में जो बच गया ये, इसको हम नंबर देंगे क्या? 4 नंबर। इसको क्या दे रहे हैं हम? 4 नंबर। और चूंकि तो जो है आके बाद आता है, तो स्पष्ट रूप से इसको हम देंगे नंबर 5। आ के बाद आता है, इसको नंबर दिया हमने 5। तो पूरा नंबर बना इसका पूरा विकल्प यदि बनाना चाहते हैं, शुद्ध विकल्प हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए शुद्ध विकल्प बना इस तरह से, इसको हम देंगे कितना नंबर? 1 को, 5 को क्या नंबर देंगे? ये देखो
ये हम यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे हम एक उत्तर वाला जो विकल्प है उसको हम बना लेते हैं और आपके सामने इसका उत्तर लिख देते हैं कि ये इस तरह से हुआ। इसका नंबर 1 है। श्रीमान सबसे पहले दिखेगा आपको शब्दकोश में, फिर इसके बाद जो आपका ये शब्द है ना शास्त्रु, ये 2 नंबर पे दिखेगा। शास्त्र जो है वे हमें 3 पे दिखेगा और ये 4 पे दिखेगा, 4 नंबर पे। और स्त्री कब दिखाई देगी? स्त्री जो है 5 नंबर पे ये शब्द दिखाई देगा हमें। तो इसका असली क्रम था 4 3 2 5 1। और चूंकि ये क्रम कहीं भी नहीं है इसलिए हमारा उत्तर क्या है? हमारा उत्तर 9 है। इस तरह से। तो बात ये है मेरा ये सब आपको अटकाने का मतलब ये था कि सजग हो जाओ। यदि आपके ये नंबर 4 कमाने हैं आपको, यदि इनको जानना है, तो बात इसकी नहीं है कि आपके नंबर कम आ रहे ज्यादा आ रहे। बात यह है कि आपको हिंदी नहीं आ रही है, हिंदी का बेसिक ज्ञान आपको नहीं है, इसलिए इसको हमें सीखना है, जानना है। और मैंने कैसे किया इसको सब बता दिया। अब इसके लिए अच्छा, जिन साथियों को पूरा अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और इसके बाद फिर क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ठ ठ ड ढ ण थ थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ह स ह याद नहीं है, और जो लोग वर्णों को अलग अलग करना नहीं जानते हैं, संयुक्त व्यंजन की जिनकी आदत नहीं है, वो लोग इसको नहीं कर पाएंगे। ये सारा बुद्धिस्ट होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा भवन में ये सारी चीजें वहां लिखी हुई नहीं होंगी, आपके मस्तिष्क में लिखा होगा। आप बार बार इसकी आवृत्ति करेंगे तब जाकर आपको पता होगा, तब उस स्मृति के आधार पर आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। ये मैंने वर्णक्रम की बात की। यही वर्णक्रम हिंदी के शब्दकोश देखने में काम आते हैं। और ध्यान रखना, पता चला तुम हिंदी वाला वर्णक्रम जान के संस्कृत का शब्दकोश देखने लग गए ना, फिर वहां धोखा हो जाएगा। संस्कृत के वर्णक्रमों को देखने का ये तरीका नहीं है। संस्कृत के शब्दकोश को देखने का तरीका अलग है। वो पाणिनि के अक्षरानुक्रम से संस्कृत के शब्दकोशों को देखते हैं। अंग्रेजी के शब्दकोश को भी हम अलग ढंग से देखते हैं। उसमें तो ABCDEFGH होता है, उसके अनुसार हम बारी बारी से देखते हैं। इस तरह से हमने वर्णक्रम और आधिकारिक शब्दकोशी वर्णक्रम, कहीं भी आप अटक रहे हो तो तोड़ के देख लो, तोड़ के देखते आपको पता चला ये अक्षर पहले आएगा, ये अक्षर बाद में आएगा। ये चीज हम आपके पास रखना चाह रहे थे। आज का हमारा यही टॉपिक था। और एक बात और मैं आपको जोड़ना चाहूंगा अपने कथन के साथ कि आजकल जो हिंदी है ना, बढ़िया हिंदी जिसे कहते हैं, जो आधिकारिक अच्छी हिंदी, जिसे भारत सरकार का संविधान जिसकी परिकल्पना करता है, वो हिंदी सुनने में बहुत कम आती है। तो हमारा प्रयास होता है कि मैं ऐसी हिंदी बोलूं ताकि आप सुन सको, हाँ भाई ये आदर्श नमूना है शुद्ध हिंदी का। तो शुद्ध हिंदी का मतलब है आप संविधान सम्मत हिंदी बोलें, सुने, तो आपको तो मुश्किल, बहुत ही कठिनाई होगी सुन पाने में। समाचार वाचक या इस तरह के और भी जो इस पेशे से संबद्ध लोग हैं, वो जैसी परिनिष्ठित और अच्छी हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी आपको भाषा संस्थान के लेक्चर में मिलेगी। आप चाहें तो हमारी भाषा को ध्यान से सुन के आप अपनी भाषा को ठीक कर सकते हैं। मैं विशेष तौर पर, विशेष करके प्रतियोगी परीक्षार्थियों को कहना चाहूंगा कि जब आप हिंदी लिखते हैं, यदि आप हमारी हिंदी, भाषा संस्थान वाली हिंदी लिख देते हैं, जो एक आधिकारिक और प्रमाणित हिंदी है, तो आपकी भाषा अपने आप सुधरती है। तो कोशिश कीजिए, अच्छी हिंदी ये है। और अच्छी हिंदी के लिए हमने प्रयास किए हैं, हमने सीखे, हमने पूरी जिंदगी लगाई है इसके लिए, तब जाके कुछ सही हिंदी हम बोल पा रहे हैं। और ऐसी हिंदी को अच्छी हिंदी के रूप में भारत सरकार मान्यता देती है। मैं स्पष्ट कर दूं कि हिंदी या अंग्रेजी 2 प्रकार की है। एक है औपचारिक हिंदी
और एक है अनौपचारिक हिंदी या अंग्रेजी। जो अनौपचारिक हिंदी होती है वो कभी आपको नंबर नहीं दिलाती, बोलचाल की भाषा वाली हिंदी अलग होती है, और जो अनौपचारिक हिंदी है वो आपको गड्ढे की तरफ ले जाएगी। अनौपचारिक हिंदी वाला बच्चा, अनौपचारिक हिंदी वाला शिक्षार्थी या अभ्यर्थी कभी अच्छे नंबर प्राप्त नहीं कर सकता है। लेकिन जो औपचारिक हिंदी बोलता है, लिखता है, वो अन्य शिक्षार्थियों से ज्यादा अंक प्राप्त करता, अधिक अंक प्राप्त करता है। तो मेरी जो हिंदी है वो अपने आप में एक शिक्षण है। आप मेरी हिंदी को पकड़ें, समझें हम कैसे स को श बोल रहे हैं, स को स बोल रहे हैं, क को न बोल रहे हैं, त थ द थ न बोल रहे हैं, प फ ब भ किन किन अक्षरों का कैसे उच्चारण हो रहा है। वो तो भाषा होती ही दो प्रकार की है, एक होती है औपचारिक, एक अनौपचारिक। यानी एक ध्वन्यात्मक भाषा है और एक लिप्यात्मक भाषा है। और आपको बहुत सावचेत रहना है कि साक्षात्कार में आपसे ध्वन्यात्मक शुद्ध भाषा की आशा की जाती है, और लेखन में आपसे लिप्यात्मक शुद्ध भाषा की आशा की जाती है। यदि आप दोनों के मर्मज्ञ हैं, दोनों के आप शिक्षा आपने प्राप्त की है, दोनों में आप अभ्यस्त हैं, तो आप निस्संदेह चीजों को प्राप्त कर लेते हैं और परीक्षा लेने वालों को प्रभावित कर लेते हैं। तो ये चीज है, इसको लेके चलना है। तो ये बात आज मैं यही कहना चाह रहा था। इसकी बहुत सी सारी, फिर अगले क्रम में अब मैं चाहूंगा कि आप इनको एक एक करके देख लें। ये हमारा समाप्त हो रहा। हमने आज बात की, सबसे पहले हमने ये बात की कि भाई वर्णक्रम क्या है, अक्षरों को तोड़ तोड़ के लिखने को वर्णक्रम कहते हैं। हमने ये बात की और इसकी चर्चा आपकी देखिए यहाँ पे है। ये देखो आप, हमने पहले क्या बात की, हमारा टॉपिक ये था, हमारा शीर्षक ये था, फिर हमने ये बात की। इसके बाद हम आए कि भाई हमने आपको शब्द दिया कि भाई सहस्त्र वर्तमान को तोड़िए, और आप में से जिन्होंने इसको शुद्ध किया बहुत अच्छी बात है। जो नहीं कर पाए उनको मैंने पद्धति बताई, तरीका बताई कैसे सही होगा। और 3 नंबर हमने क्या किया, राष्ट्रीय शब्द लिया और राष्ट्रीय शब्द को करके बताया। और एक चीज और थी, 4 नंबर में मैंने ये लिया कि भाई कैसे इसको शब्दकोशीय क्रम से तोड़ा जाता है, ये सिखाई हमने। और जो बात मैंने मिटा दी थी वो बात थी अनुस्वार वाली। अनुस्वार वाली बात क्या है, ये देखो आप। अनुस्वार वाली बात ये है कि वर्ण क्रम के अध्ययन में हम सबसे पहले शब्दकोश में अनुस्वार पाते हैं। इसके बाद हम क्या पाते हैं, इसको क्रम बता देता हूं मैं। ये आता है, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, है ना, इस तरह से चलेगा। और के बाद फिर आ आएगा, तो आ में सबसे पहले आ आएगा, फिर चंद्र बिंदु आएगी, है ना, और फिर इसके बाद आ आएगा। ऐसे चलता रहेगा। आगे देखिए, इसके बाद आप शब्दकोश में जाएंगे तो ई आएगी, ई के बाद आपका अनुस्वार वाला, फिर इसके बाद चंद्र बिंदु वाला, फिर इसके बाद बिना किसी उस वाला, इसके बाद बड़ी, देखो ध्यान देने की बात है, ये बड़ी ई आ गई। बड़ी में क्या होगा, अब देखो बड़ी में अनुस्वार वाला, चंद्र बिंदु वाले दोनों के लिए हम एक अनुस्वार से ही काम चलाएंगे, क्योंकि यही, ये देखो, क्योंकि यही अनुस्वार है और यही चंद्र बिंदु है। भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने, हिंदी निदेशालय ने ये निर्णीत किया है कि भाई ऐसा है, जिस पे मात्रा आ जाती है उस पे जो बिंदी होगी, उस पे जो अनुस्वार होगा, वो अनुस्वार चंद्र बिंदु का भी काम करेगा और अनुस्वार का भी काम करेगा। ये दोनों काम ये आपका ये करेगा। तो इसके तो 3 रूप बन गए। देखो, इसका 1 2 3 रूप बने, लेकिन इसके 2 ही रूप बने। इसका 2 रूप बना, 1 और 2, बस। इसके 3 रूप बने, 1 2 3। इसके 3 रूप बने, 1 2 3। लेकिन जब हम आगे जाएंगे, अब जैसे हमने ले लिया आई पे जब जाएंगे
तो हमारा इसका दो ही रूप मिलेगा। क्यों? इसमें मात्रा आ गई, मात्रा आने की वजह से अनुस्वार वाला ये होगा और चंद्र बिंदु वाला जो है ना, ये दोनों जो रूप बन रहे हैं, इन दोनों का एक ही रूप बनेगा ये। तो स्पष्ट नियम बन गया कि जिस जिस स्वर के ऊपर मात्रा आती है या जिस जिस वर्ण के ऊपर मात्राएं चढ़ती हैं, उसमें चंद्र बिंदु अलग से दिखाना नहीं है, अनुस्वार ही चंद्र बिंदु का काम कर देगा। ये नियम बन चुका है, इसलिए हम इस तरह से लेते हैं चीजों को और लिखते हैं। तो मेरे अनुसार ये सारा मैंने स्पष्ट कर दिया है। मुझे आशा है आपने यहाँ पे कुछ नयापन देखा होगा, जाना होगा। इसको जानिए, समझिए और आगे बढ़िए, है ना। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको मेरा साथ देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद।